हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस का अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं एक साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है करंट अफेयर पे और आज के जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे 4 टॉपिक है आज का। सोशल स्टॉक एक्सचेंज, निसारगा, अपवर्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई और मोडीज डाउनग्रेड इंडियाज रेटिंग। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? तो इट विल फंक्शन ऑन द लाइंस ऑफ अ मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक बीएससी एंड एनएससी। हाउएवर द पर्पस ऑफ द सोशल स्टॉक एक्सचेंज विल बी डिफरेंट, नॉट प्रॉफिट बट अ सोशल वेलफेयर। जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज ये भी बीएससी एनएससी की तरह यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरह ही काम करता है, लेकिन जो इसका पर्पस है वो प्रॉफिट नहीं है बल्कि सोशल वेलफेयर है। सेकेंड है, अंडर द रेगुलेटरी एम्बिट ऑफ सेबी अ लिस्ट ऑफ सोशल एंटरप्राइजेज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विल बी अंडरटेकन सो दैट कैन रेज कैपिटल एज इक्विटी, डेब्ट और एज यूनिट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड। तो इसमें जो ये हमारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज है ये भी सेबी के अंडर आता है। इसमें सोशल एंटरप्राइजेस के जो वॉलंटरली खुद से चाहते हैं वो अपना इस पे स्टॉक नंबरिंग कराते हैं, लिस्टिंग कराते हैं और फिर उसके बाद जैसे उसमें इक्विटी, डेब्ट, यूनिट, ये सभी म्यूचुअल फंड वगैरह सब कुछ इस पे इस सोशल स्टॉक पे उन कंपनीज के, ऑर्गेनाइजेशंस के इश्यूज होते हैं। तो चलिए देखते हैं वाई एसएसई यानी सोशल स्टॉक एक्सचेंज में किसकी जरूरत क्यों पड़ी। पहला, इंडिया नीड्स मैसिव इन्वेस्टमेंट इन द कमिंग ईयर टू एबल टू मीट द ह्यूमन डेवलपमेंट गोल आइडेंटिफाइड बाय द ग्लोबल बॉडीज लाइक यूएन। तो इंडिया को बहुत ही ज़्यादा बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी थी ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन जो उनके डेवलपमेंट है उसको करने के लिए, ताकि जो भी यूएन के गोल्स हैं, यूनाइटेड नेशंस के सोशल वेलफेयर को लेके उसको फुलफिल किया जा सके। सेकंड है, करेंटली सोशल एंटरप्राइजेज आर वेरी एक्टिव इन इंडिया, हाउएवर दे फेस चैलेंजेस इन रेजिंग फंड। तो जैसा आप सबको पता है कि हाल ही में जो सोशल स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो ये कंपनीज हैं उनको एक रेजिंग फंड के लिए प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हमें इसको और भी अच्छे से चलाने की ज़रूरत है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं बेनिफिट्स क्या क्या हैं। पहला है, देयर इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू अनलॉक फंड्स, डोनर्स, philanthropic फाउंडेशन एंड CSR स्पेंडर्स in the form of zero coupon or zero principal bond. These bond will be listed on the SSE. कहने का मतलब सिर्फ इसमें बहुत से अपॉर्चुनिटीज़ को हमें अनलॉक करेंगी, जैसे फंड डोनर्स को लाना पड़ेगा, फिलैंथ्रोपिक जो फाउंडेशंस होती हैं जो कि सोशल कॉज के लिए काम करती हैं, सामाजिक सेवा के लिए, उनको बहुत से CSR स्पेंडर है, तो इन सबको कहीं ना कहीं लाना पड़ेगा ज़ीरो कूपन बॉन्ड और ज़ीरो प्रिंसिपल बॉन्ड के फॉर्म में, जो कि SSE पे यानी कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होगी। सेकंड है, एट फर्स्ट द SSE कुड बिकम अ रेस्पिरेटरी रिपोजिटरी ऑफ अ सोशल एंटरप्राइजेज एंड इम्पैक्ट इन्वेस्टर। सबसे जो पहले जो SSE में जो लिस्टेड कंपनीज हैं, जो शेयर्स लिस्ट हो रही हैं, तो काफ़ी रिपोजिटरी थी सोशल एंटरप्राइजेज को लेके, जो कि इन्वेस्टर्स को इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा करती हैं। थर्ड है, the registration could be done through a standard process। और इसमें अपनी कंपनीज के शेयर्स को लिस्ट करने के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन होगी कंपनीज की, उसको एक स्टैंडर्ड प्रोसेस के बेसिस पे किया जाएगा। तो इस टॉपिक में था बस इतना ही। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। निसारगा क्या है? On the western coast of India, cyclone Nisarga is headed toward the coastline in the north Maharashtra and south Gujarat। ये एक साइक्लोन था जो आप सबको पता है हाल ही में मुंबई में आया था, तो वेस्ट कोस्ट लाइन पे, तो इसने काफ़ी महाराष्ट्र और साउथ गुजरात में डैमेज किया है। निसर्ग है क्या, इसके बारे में जानते हैं अबाउट निसर्ग। तो इन स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी साइक्लोन निसर्ग वुड बी मच वीकर देन द साइक्लोन अम्फान that struck on May 20 and passed through West Bengal on its way to Bangladesh। तो जो स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी की बात करें अगर निसागर हमारा जो साइक्लोन था, तो इसके कंपैरिजन में अगर हम अम्फान को करते हैं जो कि बंगाल और उड़ीसा की तरफ आया था, काफ़ी ज़्यादा तूफान तेज था वो 20 मई को जो आया था, तो इससे कमज़ोर था। कहने का मतलब अम्फान ज़्यादा
ताकतवर था इसके कंपैरिजन में, और निसर्ग कमज़ोर था। सेकंड है, साइक्लोन फॉर्म्ड इन द बे ऑफ बंगाल साइड ऑफ द नॉर्थ इंडियन ओशियन आर मोर फ्रीक्वेंट एंड स्ट्रॉन्गर देन दोज इन द अरेबियन सी साइड। तो जो साइक्लोन्स बे ऑफ बंगाल में बनती हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती हैं, ज़्यादा मजबूत होती हैं अगर हम अरेबियन सी में बनने वाले साइक्लोन्स की बात करें तो। द रिलेटिवली कोल्ड वाटर of the Arabian Sea discourage the kind of a very strong cyclone that are formed on the Bay of Bengal side. Odisha and Andhra Pradesh face the brunt of these cyclones every year. तो जैसा कि ये क्यों होता है ऐसा कि बे ऑफ बंगाल में स्ट्रांग होते हैं, अरेबियन में कमज़ोर होते हैं, तो इसका रीज़न ये कि जो पानी का जो टेम्परेचर है, अगर हम कंपेयर करें, इसको लिटरली सेंस में नहीं लेना, अगर हम कंपेरिजन की बात करें तो बे ऑफ बंगाल के जो पानी होते हैं वो थोड़ा टेम्परेचर हाई होता है कंपेयर टू दी अरेबियन सी। इसलिए जो साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बनती है बहुत ही स्ट्रॉन्गर होती हैं। इसलिए हर साल जो हमारी पूर्वी तटी पे जो राज्य हैं जैसे बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, इनको हर साल एक न एक साइक्लोन को फेस करना पड़ता है। जैसे लास्ट ईयर आया था, तितली था, तो इस तरह के साइक्लोन्स बहुत हैवी आते हैं। तो उस टॉपिक में इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड। अपवर्ड डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई, जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, उसका अपवर्ड डेफिनेशन क्या है देखते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज अनाउंस्ड अ पॉलिसी चेंजेस फॉर द एमएसएमई सेक्टर एज अ पार्ट ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पैकेज। तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने एक पॉलिसीज चेंजेस की हैं एमएसएमईज में, जो आत्मनिर्भर भारत योजना जो हमारे भारत सरकार ने शुरू की है उसको ध्यान में रखते हुए। अपवर्ड रिवीजन ऑफ एमएसएमई क्या है, तो पहला, इट मे बी नोटेड दैट द रिवीजन वाज डन आफ्टर 14 ईयर्स सिंस द एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2006। तो जो ये रिवीजन हुआ है आफ्टर, ये 14 साल बाद हुआ है जब एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट बना था जो 2006 में, तो उसके 14 साल बाद ये इतने बड़े एक रिवीजन को हमें देखने को मिला है। बी है, इट हैज़ ऑल्सो बीन decided that the turnover with respect to the exports will not be counted in the limits of turnover for any category of MSME unit, whether micro, small or medium। कहने का मतलब है ये एक और निर्णय लिया गया, एक डिसीजन लिया गया है कि जो टर्नओवर होंगी एक्सपोर्ट को लेके वो काउंट नहीं होंगी टर्नओवर में किसी भी कैटेगरी में हो, चाहे माइक्रो हो या मीडियम हो या स्मॉल एंटरप्राइजेज हो। सी है हमारा, This is a yet another step towards ease of doing business। तो ये एक हमें जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जो रिपोर्ट निकालता है हर साल वर्ल्ड बैंक, तो उसको उसमें रैंक हमारे अच्छे करने के लिए भी एक बहुत अच्छा ये स्टेप है। अच्छा, इसमें जो सेकंड पॉइंट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड टर्नओवर हैं वो ओवरऑल टर्नओवर में काउंट नहीं होंगे, ऐसा ही पॉलिसी में है, तो इस चीज़ को एकदम ध्यान से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे हमने कैटेगरी दे रखा है, जैसे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। कैपिटल कितना हो सकता है, जो पहले था 25 लाख था माइक्रो के लिए, स्मॉल के लिए 5 करोड़ और मीडियम के लिए 10 करोड़। ओल्ड जो टर्नओवर था वो 10 लाख था, 2 करोड़ था और 5 करोड़ था तीनों के लिए। बट जो नया हमारा कैपिटल है वो माइक्रो के लिए 1 करोड़ कर दिया गया है, स्मॉल के लिए 10 करोड़ और मीडियम के लिए 50 करोड़। जो आत्मनिर्भर भारत के लिए जो हमने पॉलिसी अपग्रेडेशन किया है उसमें शामिल किया गया है। और जो नया टर्नओवर होगा इनका वो ये होगा कि माइक्रो के लिए 5 करोड़, स्मॉल के लिए 50 करोड़ और मीडियम के लिए 250 करोड़ है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एमएसएमईज क्या क्या है। एमएसएमई आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। जैसा हमको पता है कि इंडिया में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज उतने ज़्यादा नहीं है जितना अगर एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस की बात करें तो। लघु उद्योग हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए, जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके लिए बहुत ही बड़ा एक सपोर्ट है। अगर लघु उद्योग ना हो तो हमारे इंडियन इकोनॉमी को कहीं ना कहीं एक सेटबैक देखने को मिल सकता है। बी, मोर देन 6 करोड़ MSMEs हैव अ क्रूशियल रोल टू प्ले इन अ बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्गर एंड अ सेल्फ रिलायंट इंडिया। तो लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा जो हमारे MSMEs हैं वो बहुत ही क्रूशियल होगी, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं हमारे इंडिया को सेल्फ रिलायंट होने में, एक आत्मनिर्भर भारत बनने में। सी, दीज स्मॉल इकोनॉमिक इंजन्स हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कंट्रीज GDP, मेकिंग अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 29%। तो जैसा कि मैंने बात किया कि अर्थव्यवस्था के एक बहुत बड़ा सेटबैक दे सकता है,
तो ये क्यों दे सकता है? क्योंकि जो ओवरऑल जीडीपी है हमारा, जो ओवरऑल ग्रोथ है भारत के, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो उसमें 29% की जो भागीदारी है वो इसी स्मॉल एमएसएमई से आती हैं। डी है हमारा, they contribute to almost half of export from the country. Additionally, more than 11 crore people are employed in the MSME sector. तो 29% कैसे भागीदारी हुई? तो जैसा कि हम देख सकते हैं आधे से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो एमएसएमई द्वारा किया जाता है। वहीं जो हमारे देश का जो एम्प्लॉयमेंट है, जो हमारी रोजगार दरें हैं, उसका लगभग 11 करोड़ लोग एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। इसीलिए इस सेक्टर को बहुत ज़्यादा ध्यान देते हुए हमने कई सारे अलग अलग योजनाओं की शुरुआत की। जैसे कृषि संपदा योजना हुआ, आय संपदा योजना था जो हमारा, इसमें इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए पेंशन की स्कीम थी। तो इस तरह के समय समय पे स्कीम समय लाने की ज़रूरत है, सो दैट जो एमएसएमईज हैं उनको हम प्रमोट कर सकें। जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि इसके इम्पोर्टेंस में सबसे बड़ा यही है कि ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सपोर्ट करता है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, मोडीज डाउनग्रेड इंडियाज रेटिंग। तो मोडीज क्या है कि इंटरनेशनल एजेंसी है जो कंट्रीज़ के रेटिंग बताते हैं उनके इकॉनमी को देखते हुए। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहला, इन द रिसेंट द मोडीज इन्वेस्टर सर्विस हैज़ डाउनग्रेडेड इंडियाज रेटिंग फ्रॉम BAA2 to Baa3 वाइल मेंटेनिंग द नेगेटिव आउटलुक। तो हाल ही में जो मोडीज इन्वेस्टर सर्विसेज हैं, यानी एक ऐसी एजेंसी है जो कि इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखते हुए रेटिंग देती हैं, तो उसने इंडिया की रेटिंग को Baa2 से Baa3 पे डाउनग्रेड कर दिया है और एक नेगेटिव आउटलुक के साथ ये हुआ है। अबाउट रेटिंग है क्या, देखते हैं। तो इन स्पेसिफिक द एजेंसी हैज़ डाउनग्रेडेड द इंडियाज गवर्नमेंट फॉरेन करेंसी एंड local currency long term issuer rating to a Baa3 from Baa2। तो अगर स्पेसिफिकली बात करें तो एजेंसी ने इंडियन गवर्नमेंट की जो फॉरेन करेंसी थी या लोकल करेंसी की बात करें तो उसको लॉन्ग टर्म में देखते हुए इस डाउनग्रेड को दिया है हमें। अब देखते हैं Baa3 है क्या, द लोएस्ट इन द इन्वेस्टमेंट ग्रेड इन मूडीज रेटिंग इम्प्लाइंग दैट इंडिया इज जस्ट अ नॉच above the नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड और अ जंक ग्रेड। कहने का मतलब है Baa3 जो है हमारा, ये एक लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। इसका मतलब है कि आपके कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट कम आ रही हैं और ये ऐसा है कि इंडिया को एक नॉच, मतलब बताया गया एक मतलब डॉट की तरह, एक ऊपर टिप की तरह जो नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, या कहते हैं जहाँ इन्वेस्टमेंट ना के बराबर आता है, या जंक यार्ड जो बोलते हैं, तो उसमें उतना ही इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। सी है हमारा, द रेटिंग एजेंसी एक्सपेक्ट द कंट्रीज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट बाय 4% इन द करंट फाइनेंशियल ईयर ड्यू टू द शॉक फ्रॉम द कोविड-19 एंड द पैंडेमिक ड्रिवन लॉकडाउन मेजर्स। कहने का मतलब जो रेटिंग है कंट्री की एक्सपेक्ट करते हुए कि जीडीपी जो है लगभग 4% की कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर में ऐसा होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? सबको पता है जो लॉकडाउन हो चल रहा है इसकी वजह से कई सारे बिजनेस अफेक्ट हो रहे हैं, कोरोना महामारी जो चल रही है इसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो रही है। तो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रही हैं 4% जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं फोर्थ पॉइंट में। There are expectations of GDP growth to pick up in the next fiscal to 8.7% and close to 6% growth thereafter। तो ये एक्सपेक्टेशन भी, एक उम्मीद भी की जा रही है कि जो हमारा कंट्री की जीडीपी है वो कहीं ना कहीं एक फिस्कल जो है उसका लगभग 8.7% होगी और उसके बाद 6% ग्रोथ के दर पे वो चलती चली जाएगी। अब इसमें है क्या, देखते हैं। जो निगेटिव आउटलुक मतलब क्या होता है, द निगेटिव आउटलुक रिफ्लेक्ट द डोमिनेंट म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग डाउनसाइड रिस्क from deeper stresses in the economy and financial system that could lead to a more severe and prolonged erosion in the fiscal strength। तो जो निगेटिव आउटलुक है इसका मतलब है कि एक डोमिनेंट रिफ्लेक्ट दिखाता है, कहीं ना कहीं एक जो डिक्टेटरशिप बोलते हैं, हुक्म चलाना, वो हमें दिखाता है, और म्यूचुअली रीइंफोर्सिंग करके जो डाउन साइड रिस्क है या डीपर स्ट्रेस है इकॉनमी में, उसको कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश कर रहा है।
जो कि लंबे समय में, आने वाले समय प्रोलॉन्ग इरोजन और एक फिस्कल स्ट्रेंथ हमें दिखा रहा है कि ये हमारा इरोड हो सकता है, यानी जो फिस्कल डेफिसिट है वो बढ़ सकती है। अब देखते हैं मूडीज है क्या। तो इट इज़ अ ग्लोबली इंटीग्रेटेड रिस्क असेसमेंट फर्म दैट एम्पावर्स ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट टू मेक बेटर डिसीजन बेस्ड ऑन द डेटा एनालिटिकल सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है कि ग्लोबली इंटीग्रेटेड रिस्क असेसमेंट फर्म है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट सरकारों को एक डेटा प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से वो अपने अगले इन्वेस्टमेंट या अगले अपने जो भी फाइनेंशियली रिलेटेड डिसीजन है उसको ले सकें। सेकेंड है इसमें Moody's Corporation is the Moody's Corporation is the holding company that owns Moody's Investor Services which rates fixed income debt security। कहने का मतलब होता है जो मोदीज हमारा कॉरपोरेशन है ये उन कंपनीज के इन्वेस्टर सर्विसेज, जो मोदी इन्वेस्टर सर्विसेज है उनको होल्ड करता है और जो फिक्स्ड इनकम डेप्ट सिक्योरिटी है उसके बेसिस पे रेटिंग देता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।